Hello everyone. Good morning student. Welcome to our YouTube channel by Iqbal Academy Foundation. Thanks for giving me this opportunity. I'd like to introduce my self introduction. हर पक्षी को मंजिल मिलती है ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं। हर पक्षी को मंजिल मिलती है ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आवेगा, प्यासों के पास चलकर समंदर भी आवेगा। हार कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आवेगा। तो आओ बच्चों, हम आपको अपना YouTube चैनल इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में आपको हार्दिक हार्दिक नमन करते हैं और शुभ अभिनंदन करते हैं। कहने का मतलब कि यह वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो 10 स्टैंडर्ड को क्रॉस कर करके 11 स्टैंडर्ड में जा चुके हैं, और साथ साथ ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए है, यानी CBSE बच्चों के लिए, CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए और साथ साथ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। आइए बापू, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के संस्थापक खुद इकबाल सर यह आपको प्रस्तुत करते हैं, यह मैसेज को अपडेट करते हैं कि इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के जो चैनल है, इस चैनल पर आपको 10 स्टैंडर्ड के, 11th स्टैंडर्ड के, 12 स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट को क्यूरी के साथ में प्रोसीड किया जाएगा, हाउ एंड वाई के साथ में, डेरिवेशन के साथ में, और साथ साथ हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ड्राइव किया जाएगा। कहने का मतलब बाबू, आप लोग को यह जो कंटेंट हम लेकर के आए हैं, इस कंटेंट को डिलीवर करने से पहले आप सभी बच्चों से हम एक छोटा सा मैसेज को अपडेट कर देना चाहते हैं। यदि इकबाल सर के चैनल से आप पढ़ना चाहते हैं तो बाबू आपको कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और साथ साथ शेयर भी करना पड़ेगा। वो इसलिए हम कह रहे हैं बाबू, यदि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो डेली का जो वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा और कहीं ना कहीं आप विजिट करते रह जाइएगा और आप अपने करियर को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कीजिएगा। आइए बाबू, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। यानी कहने का मतलब बार बार हम बोलते आए हैं, एनर्जी नाइदर वी क्रिएट नॉट वी डिस्ट्रॉय, एनर्जी एक्सचेंज वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, एज लाइक दैट थॉट नाइदर वी क्रिएट नॉट वी डिस्ट्रॉय, बस थॉट एक्सचेंज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो थॉट, अच्छा थॉट के साथ यानी सकारात्मक सोच के साथ हम बाबू इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग को क्लास 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो पास आउट हो रखे हैं उन बच्चों के लिए एक छोटा सा कंटेंट को हम लेकर के आए हैं, और साथ साथ इस कंटेंट के मतलब इस प्रोग्राम के जरिए से आप लोग का जितना कंटेंट होता है सारा का सारा कंटेंट अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाएगा। एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आप चाहते हैं। तो आइए बाबू, हम स्टार्ट करते हैं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा का मैं फायर है, झुकेगा ना। तो यदि झुकना नहीं चाहते हैं तो भैया हम बोलेंगे कि ये एनर्जी को बचाइए और इलेक्ट्रॉन को बचाना होगा। यदि इलेक्ट्रॉन को नहीं बचाते हैं बाबू तो आपके बॉडी में हिटनेस नहीं आएगा, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं आएगा। क्योंकि यदि आप IIT, यदि आप JEE मेंस या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं या करियर में कहीं ना कहीं करियर को अचीव करना चाहते हैं तो बाबू आप लोग को ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। क्योंकि जितना बड़ा टारगेट होगा उतना बड़ा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और एनर्जी को जब तक कंज्यूम नहीं कीजिएगा, एनर्जी को जब तक स्टोर नहीं कीजिएगा बाबू, आप किसी भी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते और किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं। बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन में मैं बार बार वहीं से बोलूंगा बाबू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन में वह एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन लाइक स्पर्म, और स्पर्म को मैंने बताया था बाबू कि कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट में उसका, यानी स्पर्म के मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बाबू एक फैक्ट्री माना जाता है। और फैक्ट्री का मतलब ये होता है बेटा, फैक्ट्री में किसी प्रकार का सब्सटेंस का सिंथेसाइजेस होता है, यानी फॉर्मेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एसिड, जिसको हम ATP बोलते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है। तो मोटिवेशन के साथ साथ और एनर्जी के साथ साथ आइए हम चलते हैं कंटेंट के तरफ। आप लोग बोलिएगा बाबू कि इकबाल सर मैथ में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलने लगते हैं। तो बेटा मैथ हो या साइंस हो या किसी प्रकार का सब्जेक्ट हो, यदि आप रीड आउट करना चाहते हैं तो बेशक इसमें कोई शक को सुबह नहीं है बेटा, आपके पास एनर्जी का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। यदि आपके पास एनर्जी
एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बेशक आप बात ध्यान में रखिएगा, आप कहीं ना कहीं सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हैं। यदि आप सक्सेस को बाबू अचीव करना चाहते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना से उतना शेयर करें, और साथ साथ आप उस बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें जिस बच्चे के पास पढ़ने के लिए अच्छे पैसे नहीं हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो बाबू शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। कहने का मतलब कि जिस बच्चे के पास अगर अच्छे तरीका से उसका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है तो उस बच्चों तक ये वीडियो आप उस तक शेयर करें, क्योंकि बाबू मैं इस वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिन बच्चों का मॉनेटरी कंडीशन यानी बोले तो इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं और जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। खास करके उन बच्चों के लिए यह वीडियो को अपलोड किया जा रहा है बाबू। तो आइए हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले हम सेट थियरी, इस क्लास के अकॉर्डिंग हम सेट थियरी को लेकर के आए हैं बाबू। सेट थियरी को लेकर के आए हैं और सेट थियरी क्लास 10 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है और सीबीएसई प्लस बीएसईबी मैथमेटिक्स बाय इकबाल सर के द्वारा होगा। मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा और हर एक कंटेंट को पढ़ाएंगे। आप बाबू याद रखें, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हम इकबाल सर, यदि आप डेडिकेटेड हैं तो हम भी डेडिकेटेड हैं, और दोनों आदमी डेडिकेट होकर के और देखा जाए कैरियर को कैसे बिल्डअप करते हैं। तो आइए बाबू हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। कहने का मतलब 11th स्टैंडर्ड के आप बच्चे होंगे, तो सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड के आप बच्चे हैं तो आप लोग के लिए ये सारे कंटेंट को लाया जा रहा है। तो आइए बाबू हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कहने का मतलब ये हमारा 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेक्चर है, 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट वीडियो है। तो 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को, वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, उन सारे स्टूडेंट को हम वेलकम करते हैं आपके अपना प्यारा चैनल। तो बार बार कहेंगे कि बाबू आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करें ताकि हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से आप तक नोटेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले सेट थियरी को देखेंगे बाबू। तो सेट थियरी किसे कहते हैं, सेट का डेफिनेशन यहां पर मैंने दिया है। सेट बाबू आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो सेट के बारे में मैथमेटिक्स में सबसे पहला आपका चैप्टर जो आता है बाबू सेट आता है। तो सेट पर हम बात करना चाहेंगे। तो सेट आखिर किसे कहते हैं, सेट का डेफिनेशन कैसे करेंगे, हाउ टू डिफाइन द सेट, मतलब सेट को कैसे डिफाइन करें। तो यदि बाबू आप सेट को डिफाइन करना चाहते हैं तो बात ध्यान में रखिएगा बाबू। कहने का मतलब कि सेट, देखिए सबसे पहले ये यूनिवर्स में एक वर्ड हम बार बार यूज करेंगे। ये यूनिवर्स बोले तो पूरे ब्रह्मांड में लिविंग थिंग्स ले लीजिए या नॉन लिविंग थिंग्स ले लीजिए, ये दोनों थिंग्सों को एक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है और एक ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी इस चैप्टर में आपको सेट थियरी में बार बार मेंबर्स और एलिमेंट का नाम लेंगे बाबू। तो एलिमेंट यहां पर एलिमेंट आपको यह रिप्रेजेंट करता है कि यूनिवर्स में जितने सारे लिविंग बींग्स हैं या नॉन लिविंग बींग्स हैं, उन लिविंग बींग्स को भी और नॉन लिविंग बींग्स को भी आप बोल सकते हैं क्या, एलिमेंट आप बोल सकते हैं। तो आइए बाबू सेट के बारे में हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखिए सिंपल सी चीज इसमें दे रहा है। सेट जो है बाबू कि a given collection of object is said to be well defined a well defined collection of object is called set। ये हमारा पूरा कंटेंट रहा, यानी पूरा डेफिनेशन रहा। यहां से बाबू कह रहे कि अ गिवन मतलब हमको दिया रहता है, गिवन होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टों का कलेक्शन होना चाहिए बेटा, यानी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए, एक ग्रुप में होने चाहिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टों का कलेक्शन होना चाहिए। इज सेड टू बी, उसको कहा जाता है वेल डिफाइंड, और साथ साथ वो ऑब्जेक्ट जो होने चाहिए, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा, यानी कलेक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो फिर यहां से कह रहे बाबू अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, a well defined collection of object is called set। यानी ये डेफिनेशन आपको क्या कह रहा है कि वेल डिफाइंड का डेफिनेशन क्या है। तो वेल डिफाइंड को बाबू हम समझने की कोशिश करेंगे, 2-4 एग्जांपल हम लेंगे और एग्जांपल के साथ साथ वेल डिफाइंड को समझने की कोशिश करेंगे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन का मतलब इलेक्ट करना, कलेक्शन का मतलब एक ग्रुप में रखना, बहुत सारे ऑब्जेक्टों को एक ग्रुप में रखना, एक ग्रुपिंग करना, तो उसको बोलते हैं बेटा कलेक्शन का मतलब इकट्ठा कर लेना। तो कह रहे बाबू कि वेल डिफाइंड
यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, तो वेल डिफाइंड को हम अच्छे तरीका से समझेंगे। याद रखिएगा बाबू, ये 10 स्टैंडर्ड नहीं है, 11th स्टैंडर्ड और 12 स्टैंडर्ड में आप आ जाते हैं। तो 11 स्टैंडर्ड में बाबू कहीं ना कहीं आपको एक एक आर्टिकल को इसमें समझना पड़ता है, कैलकुलेशन बहुत कम मिलता है और लैंग्वेज प्रॉब्लम ज्यादा आता है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, एक एक चीज को हम अच्छे तरीके से मेंशन करते चलेंगे। तो कहने का मतलब वेल डिफाइंड का मतलब हम समझते हैं। तो वेल डिफाइंड मतलब होता है बेटा कि एकदम वेल डिफाइंड, बोले तो सुपरिभाषित। और ये सुपरिभाषित क्या होता है बेटा, वेल डिफाइंड क्या होता है, तो वेल डिफाइंड की तरफ हम चलते हैं। कहने का मतलब कि आपको बहुत सारे नंबर्स दिए जाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इन सारे ऑब्जेक्टों को क्या कीजिए, आप ग्रुपिंग कीजिए। तो वो ग्रुप होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड ग्रुप होना चाहिए बाबू। तो वेल डिफाइंड ग्रुप होना चाहिए। तो कैसा वेल डिफाइंड ग्रुप हम बात करना चाहेंगे बाबू। कहने का मतलब कि सेट का डेफिनेशन मैंने देखा क्या कि a well defined collection of object is known as set. A well defined collection of object is called set. तो मतलब well defined collection of object, ऑब्जेक्टों का कलेक्शन क्या है, यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। तो आइए बाबू सबसे पहले हम वेल डिफाइंड को हम पढ़ते हैं कि वेल डिफाइंड आपका क्या है और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को कैसे पढ़ते हैं। जब तक ये वेल डिफाइंड क्लियर नहीं होगा तब तक आप सेट को अच्छे तरीके से मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो वेल डिफाइंड को हम अच्छे तरीके से मेंशन करने की कोशिश करते हैं। आइए बाबू, वेल डिफाइंड किसे कहते हैं। आओ, तो कहने का मतलब एक सिंपल सा चीज है बाबू कि इसमें सेट अब जब बनाइएगा तो पहले हम छोटा सा मतलब एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि सेट को बाबू सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन, ये डेफिनेशन हो गया। यानी एग्जांपल क्या है बाबू, दी ऑब्जेक्ट इन अ सेट, मतलब एक सेट में ऑब्जेक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बाबू। कहने का मतलब कि एक सेट में ऑब्जेक्ट जो होते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम मेंबर कहते हैं और साथ साथ मेंबर के साथ साथ हम एक और नाम से जानते हैं, एलिमेंट के नाम से। यानी दी ऑब्जेक्ट in a set are called its member or elements. Set is represented by capital letter A, B, C, D alphabets. Capital letter of English alphabet. मतलब क्या कह रहा है बाबू, समझोगे। इसमें बाबू आपके पास कह रहे कि the object in set, एक सेट में ऑब्जेक्ट है। तो एक सेट में ऑब्जेक्ट जो होगा उस ऑब्जेक्ट को हम मेंबर बोल सकते हैं या हम उसको एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो अब एक सेट बनेगा कैसे, और कभी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स इंग्लिश का होना चाहिए अल्फाबेट। जैसे ए हो गया, एक सेट है, बी एक सेट है, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन मतलब हो जाएगा बाबू, ए एक रिप्रेजेंटेशन है और ये रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ये एक कर्ली ब्रैकेट में, सेट को कभी कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। यदि कर्ली ब्रैकेट छोड़ करके आप कहीं ना कहीं स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, रख देते हैं, या बिग ब्रैकेट में रख देते हैं तो वो सेट नहीं बनेगा। सेट के लिए एक नोटेशन है कर्ली ब्रैकेट, आपको सेट बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा। आइए बाबू हम देखते हैं। कहने का मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, ये एक बार करके नेचुरल नंबर हम लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 सो ऑन, ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी। यानी एक नेचुरल नंबर के बारे में हम देखेंगे बाबू तो काउंटिंग के जितने सारे नंबर सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे नंबर सिस्टम को हम कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। यदि हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट कैसे बनाएंगे बाबू, तो नेचुरल नंबर को कहीं ना कहीं हम ब्रैकेट में रख देते हैं, अभी ये सेट नहीं है। लेकिन जैसे हम नेचुरल नंबर को क्या करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 सो ऑन हो गया। और ये नेचुरल नंबर को जैसे ही हम ब्रैकेट में रख देते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट में रख देते हैं, यानी बोले तो बाबू कर्ली ब्रैकेट में रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं यह कर्ली ब्रैकेट में जो मेंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर का सेट कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये सेट नहीं है, हम अभी इसको सेट नहीं बोल सकते हैं। यानी n बराबर आपका है 1 2 3 नेचुरल नंबर का, ये कभी भी अभी हम सेट नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ज्यों ही इसको कर्ली ब्रैकेट में बाबू हम रख देते हैं तो इस कर्ली ब्रैकेट में रखे हुए जो भी सिस्टम है इस सिस्टम को हम बोलते हैं सेट। यानी आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाबू, ये कर्ली ब्रैकेट से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बाकी ये जितने सारे नंबर सिस्टम है, ये सारे नंबर सिस्टम इस नेचुरल नंबर का एक मेंबर कहलाता है या एक एलिमेंट कहलाता है। तो वही कह रहा है बाबू कि दी ऑब्जेक्ट इन अ सेट, सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सेट
सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं इस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है इसका मेंबर और नहीं तो इसका एलिमेंट के नाम से हम जानते हैं। आप यूं बोल सकते हैं बाबू कि वन एक एलिमेंट है, वन एक मेंबर है सेट नेचुरल नंबर के। तो आइए बाबू, 2 एक मेंबर है या एलिमेंट है नेचुरल नंबर के, 3 एक मेंबर है या एलिमेंट है नेचुरल नंबर के, 4 एक मेंबर या एलिमेंट है नेचुरल नंबर के, ऐसे बोल सकते हैं। वही क्या कहती है ऑब्जेक्ट इन अ सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं बाबू आर कॉल्ड इट्स मेंबर, उसके मेंबर कहलाते हैं, और एलिमेंट्स या तो एलिमेंट्स कहलाते हैं। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो कैपिटल लेटर्स जो होता है बाबू, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, विच इज ए, विच इज बी, विच इज सी, मतलब ये सेट का नोटेशन है, ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है। सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी सेट को लिखना होगा बाबू तो आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेट ए का सेट बनाना है तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे 5 एलिमेंट्स से वॉवेल्स हो गए, तो वॉवेल्स क्या हैं, तो ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो ये आपके एक सेट बन गया है। लेकिन यहां पर बाबू ये कर्ली ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, तो अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से कि क्या बताइए ये सेट है, तो आप लोग बाबू बताइएगा कि ये सेट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सेट का एक नोटेशन होता है जिसको कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, अतः यह अब तक सेट नहीं है। लेकिन जो ही हम यहां पर कर्ली ब्रैकेट रख देते हैं तो बाबू ये कहीं ना कहीं सेट बन जाता है। तो यदि ए एक प्रकार का सेट बनाइएगा तो उसको ए ई आई ओ यू इसको कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और ये सेट कहलाएगा। तो अब यहां पर हो जाएगा बाबू एक मेंबर है किसका, कैपिटल ए का मेंबर है, सेट ए का मेंबर है। ई एक मेंबर है किसका, सेट ए का मेंबर है। आई एक मेंबर है किसका, सेट ए का मेंबर है। ओ एक मेंबर है किसका, तो सेट ए का मेंबर है। यू एक मेंबर या एलिमेंट है किसका, तो सेट ए का एलिमेंट्स है या मेंबर है। तो बाबू आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लेटर जो होता है ये सेट का अल्फाबेटिकल सेट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, नोटेशन जो होता है, या इसको दर्शाते हैं, नोटेशन करते हैं तो किससे करते हैं बाबू, कैपिटल लेटर ए से, कैपिटल लेटर बी से, कैपिटल लेटर सी से, या कैपिटल लेटर एक्स वाई जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा बाबू, यदि आपको कहीं ना कहीं एक सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन पूरा सेट को रिप्रेजेंट करना है तो वो कहीं ना कहीं कैपिटल लेटर से आपको करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर से कर सकते हैं। तो आइए बाबू हम सेट को, आई होप कि आप लोग सेट को समझ चुके होंगे। यदि बाबू आप सेट समझ चुके हैं, सेट का मतलब क्या होता है बाबू, किसी भी कहने का मतलब कि हम होल नंबर एक ले लेते हैं तो होल नंबर कितना होता है बाबू, तो नेचुरल नंबर में यदि हम 0 को ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर में बाबू यदि हम 0 को ऐड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो होल नंबर बन जाता है। यानी बोले तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 सो ऑन। तो अभी मैं पूछूंगा बाबू कि बताइए ये होल नंबर जो है, ये होल नंबर क्या एक प्रकार का सेट है, तो आप लोग बताइएगा यस सर ये सेट है। हम कहेंगे नहीं बाबू अभी ये सेट नहीं है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं है इसलिए यह सेट नहीं है। तो सेट होने के लिए कम से कम इस होल नंबर को क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 और 4 डॉट 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 सो ऑन, इसको कर्ली ब्रैकेट में होना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब बाबू यदि W को एक सेट मानते हैं तो सेट को कभी भी इस कर्ली ब्रैकेट में रखना होगा। कर्ली इसके मेंबर जो होंगे यहाँ पर इसके मेंबर रखे जाएंगे, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके एलिमेंट रखे जाएंगे। यानी सेट W का ये एक एलिमेंट बतावेगा या मेंबर बतावेगा, ये एक एलिमेंट बतावेगा या मेंबर बतावेगा, ये एक एलिमेंट बतावेगा या मेंबर बतावेगा, एक एलिमेंट बताएगा ये मेंबर। आई होप कि बाबू आप लोग को क्लियर होगा। लेकिन अभी मैं वेल डिफाइंड को क्लियर नहीं किया हूं तो वेल डिफाइंड हम क्लियर करेंगे। तो आइए बाबू, चूंकि हम समझ चुके हैं कि यदि आप कहीं ना कहीं सेट को डिफाइन करना चाहते हैं तो सेट को डिफाइन कर सकते हैं। यानी दी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। द कलेक्शन यानी द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। यानी ऑब्जेक्टों का जो ऑब्जेक्टों का कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। यदि एक ग्रुप में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं और वो ग्रुप में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं यदि वेल डिफाइन हैं तो उन ऑब्जेक्टों को बोलेंगे कि वो सेट हो सकते हैं। अब होता है क्या बाबू कि यहाँ पर वेल डिफाइन क्लियर नहीं हो रहा है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि सेट कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि होल नंबर का सेट बनेगा तो होल नंबर ये डेफिनेशन हमको क्लियर होना चाहिए कि होल नंबर का डेफिनेशन क्या है।
तो दैट इज अ होल नंबर का डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे बाबू कि होल नंबर का डेफिनेशन हो गया, और यदि ये होल नंबर का डेफिनेशन है, ये होल नंबर का हमको सेट बनाना है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे, इसका सेट बन गया। यदि मान लेते हैं कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इन फोर नंबर्स का सेट बनाना है, ये 4 नंबर का सेट बनाना है, इसको कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, किसी ना किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, ABCD के लेटर से, तो ये x से मैंने रिप्रेजेंट किया, अतः x का सेट हो गया ये सब। तो अब 1 सेट A का मेंबर, सेट x का मेंबर हुआ। तो ये समझ आना चाहिए बाबू आप लोग को। तो आइए हम फिर से देखते हैं। तो इसमें हो गया क्या बाबू कि कहीं ना कहीं हम वेल डिफाइंड को अब चेक करेंगे कि वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड क्या है। आइए देखते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब समझिए बाबू, इसका मतलब क्या होता है? कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कैसे कुछ सेट बनेंगे और कुछ ऑब्जेक्टों का, यानी यूनिवर्स में जितने सारे नॉन लिविंग बीइंग्स या लिविंग बीइंग्स जितने सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, उन ऑब्जेक्टों में कुछ ऑब्जेक्टों का सेट बनेगा और कुछ ऑब्जेक्टों का सेट नहीं बनेगा। चूंकि किन ऑब्जेक्टों का सेट बनेगा और किन ऑब्जेक्टों का सेट नहीं बनेगा, इसको हम लोग बाबू देख रहे हैं। आइए चलते हैं। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? अब यहां पर कह रहे कि कलेक्शन होना चाहिए, पर शर्त है, कंडीशन है, वो कलेक्शन किसका होना चाहिए? तो वो कलेक्शन कहीं ना कहीं आपको बाबू वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए। यानी आप सेट बना रहे हैं और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप भैया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका सेट नहीं बन सकता है, वो मेयर ऑफ सेट हो जाएगा, मतलब सेट नहीं होगा। तो आइए बाबू हम देखते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। आइए इसमें कह रहे बाबू, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आप लोग से बोल दिया कि यदि आप 10 स्टैंडर्ड के 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो मैंने बोला बाबू आप लोग से कि आप लोग एक काम कीजिए, आप अपने क्लास में 10 बच्चों का सेट बनाइए या 5 बच्चों का सेट बनाइए। फंडामेंटल बेस जो लिया जाता है वो फंडामेंटल बेस लिया जाता है कि नाम का सेट बनाइए, नाम का सेट। और याद रहे कि एक सेट में रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन अलाउ नहीं है। कहने का मतलब कि इसमें मैंने एक बार ओ लिख दी, एक बार 0 लिख दिया, यानी कहने का मतलब कि मैंने एक सेट ले लिया। ले लीजिए यहाँ पर एक सेट मैंने ए लिया और ये सेट में मैंने लिख दिया 0 1 2 और फिर 0, और मैंने पूछा क्या ये सेट है? तो हम बोलेंगे बेटा अभी ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट जो भी होता है, ए एक सेट है, तो ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स रिपीट अलाउ नहीं करते हैं, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउ इन द सेट। द एलिमेंट इज नॉट रिपीटेशन अलाउ इन द सेट। मतलब एक सेट में 2 एलिमेंट एक ही जैसा कभी नहीं रखेंगे, ये रिपीटेशन अलाउ नहीं है। कहने का मतलब कि इसमें मैं पूछूंगा बाबू बताओ या क्या ये एक सेट है? आप लोग से पूछा जाए क्या ये एक सेट है, तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये सेट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 एक आ गया और एक और 0 आ गया। चूंकि एक 0 और एक 0 दो गो रिपीटेशन अलाउ करता है, अतः यहाँ पर ये सेट नहीं है। एक 0 को हमको रफ करना पड़ेगा, तो अब जाकर के ये सेट बना। यानी आप यूं समझ गए होंगे कि एक सेट में एक ही एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, एक एलिमेंट को एक सेट में 2 बार नहीं लिखा जाएगा। यहां पर 0 एक बार और लिख देंगे तो ये पूरा फंक्शन सेट नहीं होगा। इसको बोलते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अभी भी डिफाइन नहीं हुआ हमारा कि वेल डिफाइन किसे कहेंगे, वेल डिफाइन क्या है और वेल डिफाइन कैसे डिफाइन करेंगे और उसको कैसे बताएंगे। तो वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है हम चेक करते हैं बाबू। आइए, तो वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है हम केवल अभी वेल डिफाइन पर डिस्कस करेंगे बाबू। तो इसमें वेल डिफाइन का मतलब क्या कह रहा है? वेल डिफाइन का मतलब यह है बाबू कि मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग यदि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कीजिए, आप अपने क्लास में बच्चों को लेकर के एक सेट बनाइए और बच्चों में उन बच्चों को लेकर के बनाइए जिनका मतलब नाम हो। नाम को बेस लेकर के बनाना है, नाम यहां पर बेस मानना है और नाम को बेस लेकर के, यानी बेस जो हमको मानना है वो नाम को बांटना है। आप यूं समझिए बाबू कि जो आपका बेस है, बेस जो है बाबू आपका वो बेस क्या होना चाहिए? नाम को बेस लेकर के
हमको क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो यदि नाम को बेस लेकर के एक सेट बनाना है तो मान लेते हैं कि एक क्लास में 2 बच्चे हैं, एक मैंने सेट बनाया ए, और एक क्लास में बच्चे जो हैं वो मोहन हो गया, मोहन को कैपिटल लेटर फर्स्ट ए, एम, तो एम हो गया, मान लीजिए एम है मोहन। और मैंने और भी बच्चा का लिया, जैसे समीर हो गया एस, जैसे रोहन हो गया आर, जैसे आपका रूमी हो गया, रूमी भी आर हो गया। तो यहां पर देखा जाए बाबू तो मोहन, समीर और भी एक आर से नाम ले लिया मैंने, और एक आर से नाम ले लिया, किसी का नाम होगा। तो यहां पर एक आर मान लेते हैं कि मोहन, ये मोहन को रिप्रेजेंट करता है, मोहन को सॉरी रमेश को रिप्रेजेंट करता है, रमेश को रिप्रेजेंट करता है, रमेश को रिप्रेजेंट करता है, रमेश को रिप्रेजेंट करता है ये आर। तो ये आर जो होना चाहिए ये राम को रिप्रेजेंट कर देगा, राम को। तो यहां पर आर कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये आर रमेश है और ये आर राम है। तो चूंकि ये आर डबल आर है, यहां पर रिपीटेशन अलाउ है, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए, तो ये रिपीट कर रहा है, अतः एक को मैं मान लूंगा आर डैश। तो यहां पर एक आर हो गया और एक आर डैश हो गया। चूंकि अब हम आपसे पूछना चाहेंगे बाबू आप बताओ कि मैंने 5, एक और बच्चा ले लेते हैं, अहमद ले लेते हैं, तो अहमद का मतलब हो गया ए, अहमद ए से लिखाएगा। तो आप मान लीजिए बाबू कि आपका कहीं ना कहीं एक आप सेट बना रहे हैं और वो क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट बना रहे हैं, हम सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड कहते किसे हैं। तो यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब यह है बाबू कि मान लेते हैं कि एक एग्जांपल मैंने आप लोग से लिया और इस एग्जांपल में मैंने आप लोग को बोला बाबू कि आप एक सेट बनाइए और वो सेट क्लास 11th का होना चाहिए और बेस जो हम लेंगे वो बेस नाम का होना चाहिए, नाम को लेकर के सेट बनाएंगे। तो क्या नाम वेल डिफाइन है क्लास 11th के बच्चों के सेट बनाने के लिए? तो नेम जो है, नाम जो है क्लास 11th के बच्चों को सेट बनाने के लिए एकदम वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम एम से मोहन मानते हैं और एस से समीर मानते हैं, आर से रमेश मानते हैं, आर से राम मानते हैं, आर डैश से राम मानते हैं और ए से अहमद मानते हैं। तो ये 5 बच्चों का नाम एक सेट इसलिए कहलाएगा, इसलिए वेल डिफाइंड है क्योंकि मोहन हमेशा एम से लिखा जाएगा और मोहन आगे चल करके सोहन नहीं बन सकता है। कहने का मतलब कि मोहन कन्वर्ट नहीं हो सकता है किसी और नाम में। एक बार आधार कार्ड पर लिखा गया मोहन तो मोहन ही है, स्कूल में उसका नेमिंग कर दिया गया, पास आउट हुआ 10 स्टैंडर्ड में, रिजल्ट में जो मार्कशीट मिलता है, मार्कशीट में कहीं ना कहीं एम है यानी मोहन है, तो वो कहीं भी एडमिशन लेगा तो उसका अब शुरू से लेकर के आखिरी तक कहीं ना कहीं मोहन ही लिखा जाएगा। मोहन कभी अब बदल करके सोहन नहीं हो सकता है, तो इसलिए मोहन नहीं बदल सकता है, मोहन नाम है, अतः यह एक सेट वेल डिफाइंड है, यह नाम एक वेल डिफाइंड है। अभी भी आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर समझाना चाहेंगे हम आपको, एक और एग्जांपल देंगे। वेल डिफाइंड का मतलब समझिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है बाबू। आज वेल डिफाइंड को ही हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे और इसको रीड आउट करेंगे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। क्योंकि देखिए वेल डिफाइंड बार बार आने वाला है और यदि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ही हमको क्लियर ना हो कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहते किसे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, या तो लिविंग विंग्स है और नहीं तो नॉन लिविंग विंग्स। और वेल डिफाइंड का मतलब कि हर जगह पर वेल डिफाइंड हो, हर जगह पर डिफाइंड हो, एवरी प्लेस विल बी डिफाइंड, विल बी डिफाइंड। कहने का मतलब हर एक जगह पर क्या होना चाहिए बाबू, डिफाइंड होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हम वेल डिफाइंड एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को इलेक्ट करते हैं, तो वेल डिफाइंड क्या होगा। मान लेते हैं कि अभी मैंने बोला आप लोग को कि एक आप सेट बनाइए, क्लास 11th के स्टूडेंट को 5 स्टूडेंट का नाम का सिलेक्शन कीजिए, इलेक्ट कीजिए, कलेक्शन कीजिए और नामों को लेकर के आप एक सेट बनाइए। तो मैंने क्या बोला बाबू कि एक मैंने सेट बनाया कि वो सेट क्या है, नाम का है, तो वो सेट मैंने मान लिया है। पहले सेट को तो रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, कैपिटल लेटर ऐसे। अब सेट के मेंबर को हम रखेंगे खाली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो ये सेट मैंने ए लिया और इसके मेंबर को
कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। तो सेट ए के मेंबर जो होने चाहिए वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आने चाहिए। तो मैंने बोला, चूंकि मैंने बोला कि 11th क्लास के स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो नाम के होने चाहिए। मान लो कि एक बच्चा क्या है, एम मोहन, एक बच्चा क्या समीर, एक बच्चा क्या है रमेश, एक बच्चा क्या है राम है। लेकिन चूंकि ये रिपीटेशन अलाउ हो रहा है तो नॉट रिपीटेशन के लिए हम क्या कर देंगे, एक को आर माने तो दूसरा को का मान लेंगे आर डैश। तीसरा का मैंने कहा, एक को मैंने अहमद माना। तो ये एक बच्चों के नाम का बना क्या, सेट ए बन गया। मतलब ये एम मोहन को रिप्रेजेंट करता है और ये एक मेंबर है सेट ए का। एस समीर के पहला लेटर है जो एक, ये एस एक एलिमेंट है, ये एस एक एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, तो सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। आर यानी रमेश एक एलिमेंट है, इस पूरे सेट का एक एलिमेंट है। तो किसका, ए का एक एलिमेंट है, सेट ए का एक एलिमेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि आर जो है बाबू, हम बोल सकते हैं कि ये आर जो है बिलोंग्स करता है सेट ए में। मतलब आर जो है एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का एलिमेंट है, बिलोंग्स करता है। तो ये बिलोंग्स के बारे में भी हम अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर बोलेंगे कि एस एक प्रकार का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, तो सेट ए का एलिमेंट है। तो एस बिलोंग करता है किसमें, सेट ए में। मतलब एस एक मेंबर है सेट ए का, हम ये बोल सकते हैं। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या, अब देखिए बाबू कहने का मतलब कि एक क्लास 11th के स्टैंडर्ड का मैंने बच्चों का नाम का सेट बनाया है। मतलब यहाँ पर बेस क्या हो रहा है, नाम का सेट मैंने बनाया है, नाम को लेकर के सेट बनाना है। तो नाम जो है वेल डिफाइंड है, एकदम वेल डिफाइंड है। क्योंकि मोहन अगर 10 स्टैंडर्ड में मोहन है तो 11th स्टैंडर्ड में सोहन नहीं होगा, वो मोहन ही होगा। अगर मोहन 12 स्टैंडर्ड में पास करके कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता है, कहीं बीटेक करना चाहता है, कहीं नीट में सिलेक्शन कराना चाहता है, तो मोहन जो 10th स्टैंडर्ड का पास आउट हुआ था, 11th में भी वही मोहन था, 10th में भी 12th में भी वही मोहन था, और नीट में भी सिलेक्शन होगा तो वही मोहन होगा, ये जेईई मेंस में सिलेक्शन होगा तो वही मोहन होगा। यानी मोहन का नाम बदल करके कभी सोहन नहीं होगा। तो जब नहीं बदलेगा तो वो वेल डिफाइंड, बदल जाएगा तो नॉट वेल डिफाइंड। मतलब बदल गया, नाम बदला तो वेल डिफाइंड नहीं है, और नाम नहीं बदला चूंकि वो वेल डिफाइंड है। बात समझ आया। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि मोहन जो है 10 स्टैंडर्ड में भी मोहन वही मोहन है, 11th स्टैंडर्ड में भी वही मोहन है, और 12th में पास आउट हुआ तो वही मोहन है। यानी मोहन कभी बदलने वाला, नाम बदलने वाला नहीं है। जो 10th के जो फॉर्म पर, 10th के जो मार्क्स पर मोहन है, वही 11th के 12th के मार्क्स पर भी मोहन होगा, और वही जाकर के कॉलेज में जो मोहन का नाम लिखाएगा वो मोहन ही होगा। ये नहीं कि 10th में मोहन है, नाम मोहन लिखाया है, और 12th में जाएगा तो वो सोहन हो जाएगा, सोहन नाम लिखवा देंगे, तो कहीं कॉलेज अगला आगे जाकर के एडमिशन लेना चाहेंगे तो कोई कॉलेज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कभी मोहन सोहन नहीं हो सकता है। वो 10th में भी मोहन है, 12th में भी मोहन है, और आगे चल करके ग्रेजुएशन में भी वो मोहन ही होगा। बात समझ आया बाबू। तो कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि एक और नाम का सेट बनाना है। अब लड़कियों में नाम का सेट, ये लड़का में हो गया बाबू। अब चूंकि हमको लड़कियों में बनाना है तो लड़कियों में 5 लड़की के नाम का सेट बना दीजिए। तो बी मान लिया कि मैंने एक सेट है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और लड़की में, तो लड़की में बनाना होगा तो सीता हो गई, गीता हो गई, रोशनी हो गई, और मान लेते हैं कि किसी का नाम ले लो, 3 मान लो कि लड़की का मैंने सेट बनाया, तो ये 3 लड़की हो गई। यानी कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, ये एस से कोई सुशीला, संगीता कुछ ले लो, जी से कोई लड़की का नाम हो गया, आर से कोई लड़की का, तो ये नाम का सेट बन गया। और कहने का मतलब ये लड़की एस से है, यानी कहने का मतलब कि ये लड़की कहीं ना कहीं एस से 10 स्टैंडर्ड में पेपर दिया, ये कहीं ना कहीं संगीता हो गई। तो संगीता 10th में भी संगीता है, 12th में भी संगीता हो गया, ग्रेजुएशन में भी संगीता हो गई। अब नाम का सेट का मतलब हम समझ गए। आई होप कि वेल डिफाइंड को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अब वेल डिफाइंड को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बाबू, और वो एग्जाम्पल क्या है, तो वो एग्जाम्पल आप लोग का यूं है कि इसको यदि आप लोग
लिखना चाहते हैं या इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, तो आई होप कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। बाबू आइए हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा, ये क्या होता है, कलेक्शन तो हमको करना है, ग्रुपिंग तो करना है, लेकिन वो ग्रुपिंग होना चाहिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, अभी मैंने देखा कि एक नाम का हमको सेट बनाना है, तो नाम का सेट बनाना है बाबू, तो मैंने बताया कि नाम को कभी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाबू कि इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है, कैपिटल लेटर होता है, किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से, बी से, सी से और एक्स से, पूरे सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेट है बाबू, वो इंग्लिश के अल्फाबेट में कैपिटल लेटर का अल्फाबेट होना चाहिए। तो मैंने बोला था कि एक सेट हमको बनाना है, तो मान लिया कि मैंने हम ए सेट बनाने जा रहे हैं, लेकिन नाम का सेट बनाना है। चूंकि नाम का सेट बनाना है तो क्या नाम वेल डिफाइंड है? यदि नाम वेल डिफाइंड है तो हम उसका सेट बना सकते हैं, और यदि नाम जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है तो उसका सेट कभी नहीं बनेगा। मतलब क्या, कि कहने का मतलब कि इसका सेट बनाते हैं, तो सेट बनाने के लिए मैंने रूल बताया था कि कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। मैंने लिया था क्या बाबू, तो मोहन लिया था, और साथ साथ श्याम मैंने लिया था, या श्याम लिया था, मोहन लिया था, श्याम लिया था, या समीर ले लीजिए, मोहन लिया था, समीर लिया था, और फिर ये रमेश लिया था, और कहीं ना कहीं राम लिया था, और अहमद लिया था। इसका मैंने सेट बनाया था, चूंकि इसका मैंने सेट बनाया था। ये एक सेट है, किसका सेट है बाबू, तो ये मोहन का सेट है, समीर का सेट है, रमेश का सेट है, राम का सेट है, और कहीं ना कहीं ए का सेट है। मतलब ये 5 नामों का एक सेट है, और ये 5 नाम सेट ए के मेंबर है। यानी एम एक मेंबर है किसके, सेट ए के, एस एक मेंबर है किसके, एक सेट ए के, एस एक मेंबर है सेट ए के, आर डैश एक मेंबर है सेट ए के, ए एक सेट है ए के, ए एक मेंबर है सेट ए के, ए एक मेंबर है सेट ए के। बात समझ आ रहा है बाबू? यानी कहने का मतलब कि एम एक मेंबर है सेट ए के, एस एक मेंबर है, आर एक मेंबर है, ये आर डैश एक मेंबर है, और ए जो है वो भी एक मेंबर है सेट ए के। तो नाम मोहन जो 10th स्टैंडर्ड में मोहन है, क्या वो 11th स्टैंडर्ड में मोहन रहेगा, 12th स्टैंडर्ड में मोहन रहेगा? तो यह वेल डिफाइंड है, कहीं नहीं बदल रहा है। तो वेल डिफाइंड का एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 है बाबू, मैंने बोला कि आप अपने क्लास के 5 स्टूडेंट का, मतलब इन्हीं 5 स्टूडेंट का आप, अब मैंने नाम लिया था कि नाम को लेकर के बेस, नाम को लेकर के मतलब नाम का सेट बनाना है। किसका सेट बनाना है? नाम का। और मैं बोलूंगा टैलेंट का सेट बनाइए। टैलेंट मतलब वो पर्सन क्या होना चाहिए? टैलेंटेड होने चाहिए। मतलब इस चीज को आप समझिए। तो कहने का मतलब कि ये 5 बच्चे अब नाम को लेकर के नहीं बना रहे हैं, बल्कि टैलेंट को लेकर के हम बना रहे हैं कि ये 5 टैलेंटेड हैं। ये टैलेंटेड जो है वो वेल डिफाइन है कि नहीं, उस टैलेंट को वेल डिफाइन, टैलेंट वेल डिफाइन है कि नहीं, टैलेंट को लेकर के इन 5 का सेट बन सकता है कि नहीं, तो आप बताइए बनेगा कि नहीं। क्योंकि टैलेंट, अगर मान लेते हैं कि मोहन टैलेंट का, आप लोग बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर टैलेंट लेकर के हम बना सकते हैं, ये सारे टैलेंटेड, हो सकता है कि ये टैलेंटेड हो सकता है कि टैलेंटेड नहीं हो, तो ये वेल डिफाइन है। टैलेंट एक वेल डिफाइन है कि नहीं? टैलेंट हम पूछना चाहते हैं कि वेल डिफाइन है कि नहीं, तो टैलेंट बाबू वेल डिफाइन नहीं हो सकता है। क्यों? कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये सेट मैंने बनाया, इन्हीं सब का मैंने सेट बनाया, बी एक सेट बनाया, जो ये मोहन टैलेंटेड है कि नहीं है, तो हो सकता है कि मोहन टैलेंटेड हो, लेकिन टैलेंटेड किस में हो सकता है कि मोहन पढ़ने में टैलेंट हो पर खेलने में टैलेंट नहीं हो, क्रिकेट में टैलेंट नहीं हो। टैलेंट के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं ना। मैंने बोला कि वेल डिफाइंड जो हर जगह टैलेंटेड, मैंने ये थोड़े बोला है कि पढ़ने में टैलेंटेड है, मैंने केवल बोला है कि टैलेंटेड हो। तो टैलेंट यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने बोला ये 5 बच्चे हैं, ये 5 बच्चों का हमको एक सेट बनाना है, और वो टैलेंट के बेस पर बनाने हैं। किसके बेस पर बनाना है बाबू? टैलेंट के बेस पर। तो यदि टैलेंट के बेस पर बनाते हैं तो ये 5 बच्चे
में हो सकता है कि एक बच्चा खेलने में टैलेंटेड हो, एक कुश्ती लड़ने में टैलेंटेड हो। मतलब टैलेंट यहाँ पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि टैलेंटेड का अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग टैलेंट होता है, क्योंकि सारे बच्चे हर एक फील्ड में टैलेंटेड नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पर टैलेंट को लेकर के हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। टैलेंट एक वेल डिफाइन नहीं है, टैलेंट एक वेल डिफाइन नहीं है। तो ये टैलेंट को लेकर के हम कहीं ना कहीं नहीं बना सकते हैं सेट को, यानी टैलेंट एक सेट नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। मान लेते हैं कि मोहन पढ़ने में टैलेंटेड है, तो मोहन पढ़ने में टैलेंटेड है, क्या वो खेलने में भी टैलेंटेड है? हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या ये क्रिकेट में भी टैलेंटेड है? क्या ये पढ़ने में टैलेंटेड है? क्या ये फुटबॉल भी खेलने में टैलेंटेड है? क्या अदर फील्ड में भी टैलेंटेड है? नहीं, मोहन पढ़ने में टैलेंटेड है, तो हो सकता है कि पढ़ने में टैलेंटेड है और फील्ड में नहीं हो। कहने का मतलब कि टैलेंट का कोई काइंड्स नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई टाइप्स नहीं है। तो टैलेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। टैलेंट जो वर्ड है वो वेल डिफाइंड खुद में नहीं है। अतः टैलेंट से लेकर के इनका जो ये पांचों का मैं टैलेंट लेकर के एस आर डैश और ए मैं सेट बना रहा हूं, तो टैलेंटेड पर्सन लेकर के बना रहा हूं, तो टैलेंट की बेस पर ये सेट नहीं बनेगा। टैलेंट को लेकर के मतलब टैलेंट को लेकर के ये सेट नहीं बनेगा। बात समझ आ गया है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो अब समझ आ गया कि टैलेंट एक वेल डिफाइंड नहीं है, यानी नाम कहीं नहीं बदल रहा है। 10th में भी वही है, 12th में भी वही है, ग्रेजुएशन में भी वही है, लेकिन टैलेंट बदल भी तो सकता है। हो सकता है कि पढ़ने में टैलेंटेड हो सकता है वो खेलने में टैलेंटेड। हर जगह पर टैलेंट कोई नहीं हो सकता है। तो हर जगह पर यदि टैलेंट होता तो वेल डिफाइंड होता, यदि हर जगह पर टैलेंटेड नहीं है तो वेल डिफाइंड नहीं है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो बाबू मैं ले लेता हूं अब बेस्ट प्लेयर्स का, बेस्ट प्लेयर, बेस्टमैन का ले लेता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं कि वो एग्जांपल होना चाहिए इंडियन टीम बनाइए, एक इंडियन टीम बनाइए, इंडियन टीम के बेस्ट प्लेयर का आप सेट बनाइए। 5 बेस्ट प्लेयर होना चाहिए। कितना प्लेयर? 1 2 3 4 और एक 5 बेस्ट प्लेयर होना चाहिए। बेस्ट प्लेयर, बेस्ट बैट्समैन, बैट्समैन होना चाहिए। बैट्समैन मान लीजिए, और बेस्ट बैट्समैन प्लेयर्स। तो इसमें क्या कह रहा है? बैटमैन होना चाहिए। बाबू कह रहे हैं कि इंडिया टीम का हमको सिलेक्शन कराना है और बेस्ट बैट्समैन प्लेयर्स का बनाना है। बेस्ट बैट्समैन होना चाहिए। बात समझिएगा, हम क्या करें? इंडिया टीम के 5 प्लेयर्स बनाओ और बेस्ट प्लेयर्स होना चाहिए, बेस्ट बैट्समैन होने चाहिए। तो बेस्ट बैट्समैन प्लेयर जो है, इंडिया में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनमें 5 ऐसे खिलाड़ी लो जो बेस्ट बैट्समैन हो, मतलब बल्लेबाजी करने में बेस्ट हो, तो उनका एक सेट बनाइए। क्या ये बेस्ट बैट्समैन आप लिख लीजिएगा, बेस्ट बैट्समैन प्लेयर्स। तो बेस्ट बैट्समैन प्लेयर्स जो है बाबू, क्या उसका ये बेस्ट बैट्समैन प्लेयर जो है, क्या ये अपने आप में डिफाइंड है? ये अपने आप में वेल डिफाइंड है? क्या वेल डिफाइंड है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए सहवाग एक बेस्ट, आप कहिएगा बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन आएगा बाबू कि सहवाग सर बहुत अच्छा खेलता है और बेस्ट बैट्समैन है। तो हम बताइए, कुछ लोग बोलेंगे गांगुली अच्छा खेलता है, कुछ लोग बाबू बोलेंगे कि सर धोनी अच्छा खेलता है, कुछ लोग बोलेंगे विराट कोहली अच्छा खेलता है, कुछ लोग कोई और गावस्कर का नाम लेंगे। तो एक बात बताइए कि जो धोनी बेस्ट बैट्समैन को, अभी मैंने एक सेट बनाया कि मान लो कि धोनी, मैंने माना कि धोनी खेलता है, धोनी बेस्ट बैट्समैन है, तो एक मैच में हो सकता है कि धोनी शतक मार सकता है, 100 रन मार सकता है, और दूसरा का मैच में हो सकता है कि धोनी 0 पर भी आउट हो सकता है। तो वही धोनी है जो 100 रन भी बना पा रहा है किसी मैच में, और वही धोनी है जो 0 रन भी बना पा रहा है। कहने का मतलब कि जब 100 रन बना दिए तो बेस्ट बैट्समैन हो गया, और कहीं 0 पर आउट हो गया तो क्या भाई? मान लेते कि बैट्समैन है तो 0 पर आउट हो जाएगा तो वो तो बेस्ट नहीं रहा ना। अब तो वही धोनी कहीं बेस्ट भी है और वही धोनी कहीं बेस्ट नहीं भी है, और तो ये वेल डिफाइन नहीं हुआ। अब तो समझ आ गया ना कि वेल डिफाइन क्या है? आ गया समझ में। तो कहने का मतलब वेल डिफाइन का मतलब ये होता है कि हम यहां पर पूरा क्लियर कर दिए। कहने का मतलब बाबू कि यही धोनी है, कहीं शतक मार सकता है तो अच्छा खेल दिया, वो बेस्ट बैट्समैन हो गया, और यही धोनी है कहीं 0 पर आउट हो गया, तो वही धोनी
बेस्ट भी हो गया, वही धोनी बेस्ट भी नहीं है। मतलब क्या? तो बेस्ट बैट्समैन जो है इसका सेट नहीं बन सकता है। दैट इज नॉट, दैट इज मेयर ऑफ सेट। मेयर का मतलब होता है कि उसका कोई सेट नहीं होता है, दैट इज मेयर ऑफ सेट। तो हम बोलेंगे कि जो टैलेंट है, टैलेंट इज मेयर ऑफ सेट, और इंडियन गुड्स प्लेयर इज मेयर ऑफ सेट। इसलिए मेयर्स होगा ये, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको मेयर ऑफ सेट बोलेंगे। मेयर का मतलब होता है नॉट वेल डिफाइंड, और मेयर का मतलब होता है वो सेट नहीं बनाएगा। तो ये हम समझ लिए बाबू कि समीर नाम है तो नाम हर जगह पर सही है, तो नाम वेल डिफाइंड हो गया, अतः इसका सेट बन सकता है। कहने का मतलब कि मैंने टैलेंट लिया था तो टैलेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, तो वो उसका सेट नहीं बनेगा, क्योंकि टैलेंट कोई खेलने में है, कोई पढ़ने में है, कोई कुछ में है टैलेंटेड। अब बेस्ट प्लेयर का मैंने देखा तो ये बेस्ट प्लेयर जो है तो बेस्ट बैट्समैन भी नॉट वेल डिफाइंड, अतः इसका भी सेट नहीं बनेगा। बात समझ आ रहा है? एकदम आ रहा है। अब आओ बाबू एक और एग्जांपल लेते हैं, कि एक और एग्जांपल लेकर के हम चेक करते हैं कि क्या वो एग्जांपल है सेट का। तो एक और सेट हम लेते हैं बाबू, तो वो एग्जांपल सेट का क्या है कि मान लीजिए कि एक आम मीठा है, यानी स्वीट है, तो स्वीट आम, अच्छा स्वीट फल जो है, फ्रूट जो है, वो स्वीट फ्रूट का सेट बनाइए। तो आप बना पाइएगा? उसका बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आम एक फ्रूट है, और आम जब छोटा था तो खट्टा था, और वही आम जब बड़ा हो गया तो मीठा हो गया। इसका मतलब क्या? वही खट्टा भी है, वही मीठा भी है। वेल डिफाइन हुआ? नहीं हुआ। मतलब क्या? जो शुरू में वो आम था वो खट्टा था, तो बाद में भी वो आम का होना चाहिए, खट्टा ही होना चाहिए, तो वेल डिफाइन हुआ ना। मतलब एक जगह पर वो बदले नहीं, कहीं भी ना बदले, तो वे कहीं नहीं बदलेगा तो उसको वेल डिफाइंड बोलेंगे, और यदि कहीं बदल जाता है तो वेल डिफाइंड नहीं है। आइए हम फिर से एक बार सेट को रिप्रेजेंट, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि टैलेंटेड क्या, ये वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो वेल डिफाइंड मैंने समझ लिया कि नाम कहीं नहीं बदलेगा, वेल डिफाइंड है। टैलेंट बदल जाएगा तो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका सेट नहीं बनेगा। मैंने बोला बाबू फिर कि बेस्ट प्लेयर बनाइए, बैट्समैन बनाइए, क्या इसका सेट बनेगा? नहीं बनेगा, वेल डिफाइन नहीं है। बैट्समैन, जो बेस्ट बैट्समैन और प्लेयर्स हैं, ये कहीं ना कहीं भैया कोई जीरो पर फिर जीरो पर आउट हो जाएगा, वही प्लेयर है कि हो सकता है कि 100 रन बनाए, तो ये भी एक सेट नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट अपने आप में नहीं है। बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन वेल डिफाइंड अपने आप में नहीं है। मैंने बोला कि स्वीट स्वीट फ्रूट्स का अब क्या बनाओ? तो सेट बनाओ। तो ये स्वीट फ्रूट, एक फ्रूट यानी मैंगो, वो मतलब शुरू में खट्टा था, सौर था, और लास्ट में मीठा हो गया, पक गया तो मीठा हो गया, तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है, अतः सेट नहीं बन सकता। आइए फिर से एक बार डिफाइन कर देते हैं। तो सेट का मतलब कि गिवन का मतलब होता है बेटा कि हम गिवन रखेंगे, गिवन करेंगे, मतलब एक कलेक्शन करेंगे, लेंगे किसका? ऑब्जेक्ट लेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टों का गिवन करेंगे, एक कलेक्शन ग्रुप लेंगे, और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और कह रहे हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेट होता है। और देखिए सेट कह रहे बाबू की वेल डिफाइंड, कह रहे कि दी, इसका नोट है दी ऑब्जेक्ट इन अ सेट। एक सेट में एक सेट को रिप्रेजेंट मैंने किया था बाबू की ए से रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल ए से, या कैपिटल एम से भी कर सकते हैं, या एबीसीडी के कोई भी लेटर से। तो एक सेट अगर ए है तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं बाबू मेंबर बोलते हैं, यानी तो एलिमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है बाबू, एक सेट है जिसको मैंने बोला 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया। तो कहने का मतलब कि 1 जो है ये एक मेंबर या एलिमेंट हो जाएगा, 2 जो है एक मेंबर या एलिमेंट हो जाएगा, 3 जो है एक मेंबर या एलिमेंट हो जाएगा सेट ए का। अब देखिए कहने का मतलब कि ए एक सेट का नोटेशन हो गया, और इसमें क्या, इसका ये सिंबल, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो वही कह रहे हैं कि मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। यानी कहने कि ए एक सेट है, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट में होगा, यदि बी ब्रैकेट में होगा तो वो सेट नहीं है, यदि वो स्मॉल ब्रैकेट में होगा तो सेट नहीं है, तो इसको बोलेंगे मेंबर ऑफ सेट। अब देखिए बाबू ए सेट है, तो ए ई आई ओ यू ये एक प्रकार का सेट है, कैसे कि वोवेल कभी नहीं बदलेंगे, तो ये वेल डिफाइन है। तो वेल डिफाइन है तो इसका सेट बना सकते हैं। अतः सेट बनेगा तो क्या हो जाएगा बाबू? सेट कैसे बनेगा? तो एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तो कर्ली ब्रैकेट में उसका मेंबर। तो ये सब मेंबर कहलाएंगे, ये सब मेंबर कहलाएंगे। किसका मेंबर होगा? तो सेट ए का मेंबर होगा। सेट ए का मेंबर है स्मॉल, मेंबर को स्मॉल से लिखेंगे, और कैपिटल यानी एबीसीडी का लेटर मेंबर रखना होगा, तो वो स्मॉल लेटर होंगी,
और उसी ABCD का लेटर अगर सेट बनेगा तो कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल ए सेट बतावेगा, स्मॉल ए मेंबर बतावेगा यानी एलिमेंट बतावेगा। तो अब देखो बाबू, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो कह रहे कि इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वॉवेल्स है तो इनका सेट ये बन गया, ए इज सेट इंग्लिश वॉवेल का। कह रहे बाबू यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12, मतलब 12 से लेस होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन नेचुरल में क्या, नेचुरल में होना चाहिए इवन, इवन नंबर आप लीजिए। और इवन नंबर कितना होना चाहिए, तो 12 से कम इवन नंबर, यानी कह रहे कि दी कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12, तो 12 से कम इवन नेचुरल नंबर, तो ये होता है इवन नेचुरल नंबर। इवन 2 खुद से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, और 4 2 से कट सकता है, ये 2 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, तो जो 2 से कटता है उसको इवन नंबर बोलते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का सेट है, मतलब ये 12 तक के बीच के, 12 से पहले मतलब छोटे, ये 5 ऐसे डिजिट है जो एक सेट है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 12 से नीचे कुछ इवन नेचुरल नंबर हैं और ये सेट बी के एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं 2 एक एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट को बताएगा। 2 एक एलिमेंट है किसके, सेट बी के, सेट बी के। तो इसमें बोलेंगे कि 4 एक एलिमेंट है किसके, सेट बी के, सेट बी के एलिमेंट है। तो ये हो गया। अब देखिए बाबू, सी एक सेट है, सी एक सेट है, और ये क्या करेगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20 से कम प्राइम नंबर होना चाहिए। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है बाबू, कि वह नंबर जो स्वयं से कट जाए, यानी खुद से कट जाए, खुद से डिवाइड हो जाए, उसमें खुद से कट जाए, खुद से डिवाइड हो जाए, और नहीं तो 1 से डिवाइड हो। तो इसमें देखिए ये सारे कैसे प्राइम नंबर हैं, 2 खुद से कटेगा या स्वयं से कटेगा, स्वयं से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, यानी 1 से डिविजिबल हो सकता है, 2 से हो सकता है। 3 खुद से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। 5 मतलब कि इसका कॉमन फैक्टर 2 होना चाहिए, या तो खुद होना चाहिए कॉमन फैक्टर, और नहीं तो 1 होना चाहिए। इसका कॉमन फैक्टर या तो खुद है 3, नहीं तो 1 है इसका कॉमन फैक्टर। तो ये प्राइम नंबर है, और वो प्राइम नंबर है जो 20 से लेस हैं, लेस देन है, कह रहे कि द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, तो 20 से कम है, और ये आपका एक सेट बन गया। तो यहाँ पर मैंने देख लिया बाबू कि सेट ये है। फिर से एक बार देख लीजिए, सेट को बनाना होगा तो आप क्या कैसे बनाइएगा बाबू, तो एक ABCD का लेटर ले लीजिएगा और उसमें जो भी एलिमेंट रखना होगा, जैसे मान लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये सब एलिमेंट, तो ये एक सेट बन गया, यानी ये 3 एलिमेंटों का एक सेट बन गया। बी एक सेट हुआ 3 एलिमेंटों का। तो ये 1 2 3, क्या 1 2 3 वेल डिफाइन है, अतः नंबर जितने सारे होते हैं वेल डिफाइंड होते हैं, ये वेल डिफाइंड है। आगे का जो एग्जांपल होगा वो बाबू नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपलोड किया जाएगा। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि ये लेक्चर नंबर आपका 1 था और लेक्चर नंबर 2 बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। तो इसके लिए चलिए थैंक यू सो मच बाबू। हम 2 मिनट के बारे में 2 मिनट इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है बाबू कि जो 10 स्टैंडर्ड के बच्चे 11th स्टैंडर्ड में चले गए हैं, उनको यदि उनके पास पैसे नहीं हैं अच्छे इंस्टीट्यूट को अफोर्ड करने के लिए, तो कहने का मतलब कि वो कहाँ से, गरीब के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे बाबू। तो हम जानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है बाबू। तो यदि शिक्षा, यदि आपको देश विदेश में या कहीं भी जाकर के अच्छे जॉब करना है, या अच्छे लाइफ को सर्वाइव करना है, या अच्छे लाइफ को एंजॉय करना है, तो बेटा अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। नहीं तो अच्छा एजुकेशन आपके पास नहीं है तो आप जिंदगी भर कमाइएगा, खाइएगा, कभी आपका लाइफ मतलब वैसे ही परेशान आज भी रहेंगे, वो कल भी रहेंगे। तो सारा समस्या को छोड़िए और छोड़ करके आइए एजुकेशन की तरफ डेडिकेट हों। क्योंकि देखिए जो विषम, हम जानते हैं कहीं ना कहीं इकबाल सर भी जब पढ़ रहे थे तो उनके लाइफ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आया था। वो सारे डिस्ट्रैक्शन यानी बाधाओं को, यानी विषम परिस्थितियों को मैंने कुचल दिया, और कुचल करके मैंने आगे बढ़ा। और जो मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं कितनों खराब से खराब परिस्थिति आ जाए, खराब से खराब सिचुएशन आ जाए, तो उस विषम परिस्थिति को ना वहां पर कंसंट्रेट होकर के, विषम परिस्थिति को ना देख करके जो अपने गोल्स को देखता है, जो गोल्स के बारे में सोचता है, कहने का मतलब मुझे IPS बनना है, तो अब IPS बनना है भैया, तो कहने का मतलब कि हमारे पास गोल्स है, हमको बेस्ट इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो यदि एक बच्चा एक एग्जाम्पल लेता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो वो उसके पास साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेंगी ना। तो मेहनत करने पड़ेंगे, तो कहने का मतलब कि घर का मेहनत, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन, परिस्थितियां, खराब परिस्थिति हर तरीका से हो सकता है बाबू। कहने का मतलब कि हम पढ़ना चाहते हैं, और यदि हम पढ़ना चाहते हैं और हमारे पढ़ाई में कहने का मतलब बाबू की रुकावटें आ रही है, पैसा से रुकावटें आ रहा है या हर जगह से रुकावटें आ रहा है, तो हम
अपने आप को कोसते हैं, बोलते हैं मैं अभागा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब गलत बात है। आप इकबाल सर के साथ में बने रहें और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के साथ में मैं हमेशा बना रहूं। आपका लाइफ यहाँ से कुछ सीखे और सीख करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बेशक हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेस्ट एजुकेशन आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप कि आपसे आप पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरीके से इसको डील करेंगे। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को कहीं खोने मत दीजिएगा, क्योंकि एक बार एनर्जी को खो दिए आप तो फिर दोबारा आपको चांस नहीं मिलने वाला है और कभी आप लाइफ को सक्सेस नहीं अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए। अच्छा एक बात बताइए बाबू, मैं उन बच्चों को क्या कहूँ जो बच्चे पटना जाते हैं पढ़ने के लिए, कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, या अदर जगह पर जाते हैं। देखिए पटना कोटा का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अदर जगह पर जाते हैं इंस्टीट्यूशन में, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, अच्छे से अच्छे फी को मेंटेन करते हैं। लेकिन उन बच्चों का भी रिजल्ट जो होता है 12th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं 2nd डिवीजन आ जाता है, 3rd डिवीजन आता है, फेल कर जाते हैं। उन बच्चों को आप क्या कहिएगा कि पैसा भी लगा करके क्या हो गए, सक्सेस नहीं हुए। तो जरूरी नहीं है कि हम पैसा जहां इंस्टीट्यूट में लगाएंगे वहां से हमको नॉलेज मिलेगी, ये मैटर नहीं करता है। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ने वाले बच्चों को कहीं भी आप भेज दीजिए, किसी इंस्टीट्यूशन में भेज दीजिए, वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो याद रखें कि झुकेंगे नहीं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा का मैं फायर है। तो यदि आप फायर बनना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कभी भी हम इलेक्ट्रॉन ही से बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का मिडिल जो पार्ट होता है, याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएगा बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया यदि नहीं रहेगा आपके पास तो एटीपी नहीं बनेगा, यानी एनर्जी नहीं बनेगा। जब एनर्जी नहीं बनेगा तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में अनसक्सेस। तो इसके बारे में भी फिर कभी ना कभी मैं बोलूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।